नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम। आज इसकी 5वीं किस्त। सुनिए, इसकी 5वीं किस्त और चैप्टर मधुमालती की 2री किस्त। बेला अक्सर कंबर को लाजवाब कर देती थी। अब अगर तुम्हारी आमदनी ज़ीरो है रिसालों से, मत करो, बाग की ज़मीन पर दुकानें बनवाओ। दुकानें? हम सरमायादारी करेंगे। हम इस बाग का ट्रस्ट बना रहे हैं, जनता के लिए रीडिंग रूम, डिस्पेंसरी, फ्री नाइट स्कूल तामीर करेंगे। साथ ही अपने लिए पागल खाना भी बनवा लेना, ताकि उसमें तुमको बंद कर दिया जाए। अच्छा, अब तुम अंदर जाओ, चाय बनवाओ। जिस जनता के लिए तुम मरे जा रहे हो, उसने तुमको इतने कम वोट दिए, तुम्हारे पार्टी प्रोग्राम को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। उसे अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारे रमज़ानी और ईदू और अलाउद्दीन और भगवान दीन और फटकू की तरह वो भी बुनियादी हालात बदलने के लिए तैयार नहीं। आका को आका बनाए रखना चाहते हैं। तुम उनकी खातिर अपने आप को तबाह कर लो, वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी क़यादत सही नहीं है। उन्हें एजुकेट करना है। वो सब तुम करते रहो, लेकिन बाग का ट्रस्ट मैं नहीं बनने दूंगी। इसे फ़ौरन मेरे नाम लिखो। अच्छा, ये इतनी मुदल्लल, फाजिलाना, नासेहाना तकरीरें इसीलिए की गई? अपने नाम लिखवा के तो देखो। कोठी लिखकर हिमाकत की, वो नाजुक मौका था। तुम्हारे गुंडा सिफत चाकूबाज लफंगे ब्रदर के डर से बेचारे रघुवीर प्रसाद ने पिस्तौल तान रखा था कि फौजदारी ना हो जावे। इसी डर से मैंने भी फ़ौरन। अब तुम बाग भी इसी तरह लिखोगे। मुझे बुली मत करो, अंदर जाओ। मैं तो अभी इसी वक्त फैसला करवाऊंगी, वरना बेबी कहाँ खेलेगा? तुम्हारे बेबी को खेलने के लिए इतना बड़ा बाग दरकार है, जबकि अवाम के करोड़ों बच्चे भूखे नंगे खाक फांकते फिर रहे हैं। मैं तो जब मानूं जब तुम खुद जाकर उनके साथ झोपड़पट्टी में रहने लगो। मौका पड़ने पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हरगिज़ नहीं। तुमको आरामदेह घर भी चाहिए और बढ़िया विलायती दारू भी। बुलवाओ वकील अभी और तैयार करो कागज़, वरना मैं और बेबी क्या रोड पर खड़े होंगे? रोड? कौन सी रोड भाई? बाहर ठेले वाला नर्सरी फर्नीचर लेकर आन पहुंचा। सामान उतरवा लीजिए, उसने हाँक लगाई। दफ्तर बंद हो चुका था और कलावती बैरूनी बरामदे में झाड़ू दे रही थी। उसने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाकर इत्तला दी। साहब बेगम साहब में फिर बहाबल छिड़ी। अब रटत हैं, बाग मेरे नाम लिख दो। भैया हमेशा के धान पान अब तो बिल्कुल पीले पड़ गए। बीबी ऐसी जालिम मिली, तौबा, मेरे गुनाहों की तौबा। जैतून ने कानों पे हाथ रखे। अंदर ड्राइंग रूम में युद्ध जारी था। आवाम की फिक्र में बेचारे का हाल पतला हुआ जा रहा है। असल में तुमसे ज़्यादा क्लास कॉन्शियस कोई ना होगा। मैं क्लास कॉन्शियस? तुमने आज तक मुझे अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिलवाया? मुझे अंडरग्राउंड कर रखा है। तुम डंके की चोट सबसे कहते, ये मेरी बीवी बेला है, मोगरा भांड की साहबजादी। तुमने तो शादी के फ़ौरन बाद मेरे मुतालिक फ़ोटो फीचर वो भी प्रेस से वापस मंगवा लिया। बैराज को बोला
ये स्टोरी फौरन किल कर दो। कायदा है, जब आदमी की शादी होती है उसके दोस्त अहबाब नए जोड़े की दावतें करते हैं। तुम्हारे दुलारे रघुवीर प्रसाद की रानी तक ने आज तक मुझे इनवाइट नहीं किया, जिनके मकान पर ही निकाह हुआ था, आज तक मिली भी नहीं। जो तुम्हारे मुफ्त खोरे यहाँ शाम को आनकर अड्डा जमाते हैं, उनसे नहीं मिलवाते। वो सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तुम उनसे क्या बात करोगी? वही कव्वाली और सिनेमा। इतना कहकर वो ज़रा पछताए, क्योंकि बेला जैसी ज़हीन और बाशऊर लड़की के लिए ये सरासर ज्यादती थी। मेरी दोस्त कौन है? बेचारी एलिजाबेथ छोटेलाल, मेरी तरह की मिस्कीन गरीब बैकग्राउंड की लड़की। मैं शॉपिंग भी ना करूं, खाली बनिया क्या करे? इस कोठे का अनाज उस कोठे में, सारे वक्त कमरों का फर्नीचर इधर से उधर रखवाया करती हूँ। खैर, वो तो मुझे घर सजाने का हमेशा से शौक था। खोली में टीन के कनस्तरों में गुलाब लगाए थे, पुरानी साड़ियों के पर्दे सीकर टांगती थी। अब अल्लाह ने ऐसा मकान दिया है तो वेरी गुड, हम तुम्हारे सलीके के मोतरफ हैं, मगर बेकार की नई चीज़ें ना खरीदो। ये सब अम्मी जी का पुराना सामान है, मेरे लिए तबर्रुक। ये मियाँ जान अम्मी जी विलायत से उस ज़माने में लाया करते थे जब कोई विलायत जाता भी नहीं था। आजकल हर भंगी चमार जा रहा है। दरअसल तुम क्लासी साजो सामान की कदर ही नहीं कर सकती। क्लासी? बिल्कुल ठीक कहते हो, तुमसे ज़्यादा क्लास कॉन्शियस। फिर वही मैं क्लास कॉन्शियस और मगरूर। ख़ानदान, बैकग्राउंड, मसूरी की तालीम, काबिलियत, शोहरत, इतने सारे क्वालिफ़िकेशंस और एक अकेली जान, उनके बोझ तले तुम्हारा कचूबर निकला जा रहा है। ऊपर से खाकसारी का भारी ताज सर पे धरा है। मैं दरवेश आदमी, मैं अनपढ़ आदमी। अपने मैगजीनों में अपनी तारीफ के खत छपवाते भी तुम ज़रा नहीं झेपते। अपने ही मैगजीन में अपनी तारीफ। पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है। तुम क्लास बल्कि कास्ट कॉन्शियस भी हो, वरना बेचारी बर्डी को मुंह पर कॉमरेड और पीठ पीछे इतनी हकारत से काले लाल क्यों कहते हो? और ये कि अब तो भंगी चमार भी विलायत जाने लगे। क्या महज तुम्हारे अपर क्लास माँ बाप ही इंग्लैंड जाने का हक रखते थे? कंबर घबराए हुए बैठे रहे। ये खातून तो शर्बरी देवी से ज़्यादा झक्की निकली। और ये जो तुम दौड़ दौड़ कर दिल्ली जाते हो, वजह मुझे मालूम है। हर शाम तुम रूस या ईस्टर्न यूपी की किसी एम्बेसी में पहुंच जाते हो और वहाँ शराबें लुढ़ाते हो। तुम्हारे बड़े तोप इनकलाबी शायर लोग भी कहीं जाते हैं तो अपने कम हैसियत परिस्तारों के बजाय करोड़पतियों का घर पर ही क़याम करते हैं। बहार साहब के साथ मुशायरों में जा कर मुझे इस लिटरेरी दुनिया का भी कुछ आइडिया हो चुका है। मुझे बेवकूफ़ ना समझना, तुम और बेवकूफ़, तौबा तौबा। हर दूसरे तीसरे रोज़ बाघ के मामले पर झगड़ा होने लगा। जवाब में वो खामोश रहते। बेला हद छुट भी थी। गुलाब और चमेली से मार खाकर चौल के बच्चों को पीटती फिरती थी। अब वो कंबर की खामोशी से तिलमिलाकर उनको मारने लगी। कंबर फौरन एक गिलास ठंडा पानी पीते और सोचते, मुझे इस सूरत हाल का साइंटिफिक तज्जिया करना चाहिए। बेला एक स्लम चाइल्ड है और स्लम्स के तशद्दुद आमेज माहौल में परवान चढ़ी हैं। कंबर के सर्द रद्द अमल से
वो आग बबूला होती और उनके तहम्मुल को उनकी क्लास स्नॉबरी और सरपरस्ताना रवैये पर महमूल करके उनको मजीद सलवातें सुनाती। आज सुबह नाश्ते की मेज पर फिर यही किस्सा शुरू हुआ। आज तुम वकील को बुला रहे हो ना? तुम्हारे एजेंडा पर 3 आइटम थे। उल्लू के पट्टे, कंबर अली से शादी, 2 कंबर अली की कोठी पर कब्जा, 3 बाग पर अफसोस ये कतई मुमकिन नहीं। मैं इसी बाग के कुएं में कुदी मार दूंगी, कूद पड़ूंगी। कंबर ने तस्वीर की। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूं, पान कल के लिए लगाते जाएं, पान कल के लिए लगाते जाएं, याद अपनी तुम्हें दिलाते जाएं। मसनवी ज़हरे इश्क। ज़मीन मेरे नाम लिखो, वरना मैं कुएं में छलांग लगाने के बाद अगर ज़िंदा बची तो पुलिस को बयान दूंगी कि तुमने मुझे धक्का देकर गिराया था। देखा जाएगा। तुम किसी तरह मेरा पीछा तो छोड़ो। वो लाल पीली होकर मेज से उठी, भरी हुई चायदानी कंबर पर फेंकी। निशाना खता हो गया। उठकर बाहर भागे। ये उनको धक्के देती मारती हुई दौड़ी। वो लपक कर कार में जा बैठे। इंजन स्टार्ट किया और गायब हो गए। मधुमालती के बेल के करीब चंद खटेक मौजूद थे और एक पार की कुबड़न। उसने जूदो कूप की खबर 3 कटोरी हाउस पहुंचाई। उसी रात 2-2:30 का अमल रहा होगा। कुएं में कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। बाड़े वाले चबूतरे पर अलहम्दु नमाज तहज्जुद के बाद चटाई लपेट रही थी। फौरन दौड़ी। रमज़ानी, अलाउद्दीन, ईदू और नत्था को जगाया। वो कुएं की तरफ भागे। उन सब के दिलों में एक ही ख्याल की चकमक, दामिनी दबकी। खुदा करे ये वो हो, भैया ना हो। भगवान दी ने फटकू ने कुएं के अंदर झांका। झिग्गी बन गई। फटकू ने ओफीलिया वाली मशहूर तस्वीर नहीं देखी थी। पानी की सतह पर बिखरे बाल और बालों में उलझे फूल और पत्ते। बेगम साहब रस्सी थाम लीजिए, रस्सी खूब जोर से पकड़े रहिए, घबराइए मत। या अली मदद। रमज़ानी कुएं में उतरने के लिए तैयार हुए। मुंशी जी हस्बे मामूल दफ्तर की रद्दी फर्श पर फैलाए एक एक कागज़ उठाकर देख रहे थे कि कोई काम की चीज़ कबाड़ी के यहाँ ना चली जाए। दिल न लगा। ध्यान भैया की तरफ था, जिनके मसायब किसी सूरत कम होने में ना आते थे। उनके मुतालिक फाल देखने के लिए अलमारी से दीवान हाफिज उतारा। छत से लटकते बगैर शेड के बल्ब के नीचे पलंग पर आलती पालती मारकर बैठे ही थे कि हवास वाख्ता अलहम्दु अंदर आई। कंबर अली सुबह की जूदो कूप के बाद असेंबली सेशन कवर करने के लिए निकल गए थे। हस्बे दस्तूर रात गए वापस आए। आते ही पलंग पर गिरकर सो गए। अलहम्दु को हैबतनाक आवाज पर आंख खुली। वो चिल्ला रही थी, मुंशी जी, डॉक्टरनी को फोन, कमला गुप्ता डॉक्टरनी को फोन। अगले चंद रोज में बेला की हालत बवजह शिद्दत गिरिया अबतर हो गई। जब गुनुदगी में होती बड़बड़ाया करती, ओल्ड मामा, हन्ना भाई, तुम हमारे को क्या बोला था? बावड़ी में कुदी मारो, या बैड लक होगा या गुड लक। पर हमारा बैड लक हो गया, डैम बैड लक।
कंबर अली ने इस अलमनाक हादसे की किसी को हवा नहीं लगने दी। अलाउद्दीन से लेकर फटकू चौकीदार तक सारे मुलाजिम जानिसार, भैया एक बार मना कर दें, हम सर कटा देंगे, मगर कोई बात यहाँ से निकलने नहीं पावेगी। शाबाश रमज़ानी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। उन्होंने खुद को किसी पुराने जागीरदार की तरह बात करते पाया। बेहद झुंझलाए। हालात और वाक़यात और मामलात ने उनके खिलाफ साजिश करके उनको जाल में फांस लिया था। जिस तरह ये हरन बाड़े में मैसूर थे, अंदरूनी कमरों के दरवाज़ों में चिटखनियाँ लगी रहती, यूं भी बेगम साहिबा से मिलने कौन आता था। अब बर्डी छोटे लाल को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं रही। चंद दिन बाद बेला को फाका हुआ। कंबर अली ने वकील बुलाकर बाग हब्बा किया। बेला ने तकिए से उचक कर उनको दस्तखत करते देखा। कलम की जुम्बिश से ही समझ गई अब क्यों बना रहे हैं। क्यों एक ख़ास तरह बनाते थे, जैसे चीनी की एक मूछ बहुत नीचे चली जाए। बाकी हरूफ बड़े आर्टिस्टिक तरीके से घसीटते थे। अली का ए गोया एफिल टावर खड़ा है। वो मुस्कुराई। ऐसा नेक सीधा सच्चा शौहर। वो ज़रा सा ज़िद्दी। सुना है माँ के लाड ने इतना हटीला बना दिया, वरना आखिर में करते वही हैं जो मैं कहती हूँ। कंबर अली ने दस्तावेज़ उनको दी। जब वो चलने फिरने लगी, खुद डाकखाने गईं और उसका पैकेट वालिद के नाम बम्बई रवाना कर दिया। कंबर अली को बराए तब्दीली आबो हवा रानी खेत ले गए। कंबर अली उनको बराए तब्दीली आबो हवा रानी खेत ले गए। चलते वक्त बेला ने अलहमदु से फ़कत इतना कहा, मैं रात को ताज़ा हवा खाने ज़रा बाहर निकली थी। टहलती हुई कुएं तक चली गई। मुंडेर पर खड़े होकर ऐसे ही नीचे झांका। पत्थर की काई पर पैर रपट गया। अलहमदु ने चुपचाप सर हिलाया। पैर रपटने पर रपट लिखाने का डर थोड़ा ही होता है। भैया कैसे बार बार मुंशी जी से कह रहे थे, कहीं पुलिस केस ना बन जाए। पुलिस केस? अरे मेरे बच्चे की जान कैसी आफत में फंसी है। साहब बेगम साहब के पहाड़ जाने के बाद कोठी पर खामोशी तारी हो गई। रिसालों का अमला सुबह 9:30 बजे आता, 5 बजे वापस चला जाता। मुंशी सोख्ता हस्बे मामूल पीपल के नीचे ज्ञान ध्यान करते। अलाउद्दीन, रमज़ानी, ईदू, नत्था गोशे की मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर वहीं बैठे रहते। काम नाम कुछ था नहीं। साहब की तरफ से परेशानी बहुत थी। अलहमदु फजर पढ़कर तस्बीह फेरती, जाकर पीतल तले बैठ जाती और मुंशी सोख्ता से बातें करती। वो सब उस रात के वाक़े से अब तक दहशतज़दा थे। भैया और उनकी बेगम को रानी खेत गए 3-4 दिन गुजरे थे जब मंगल आया। भगवान दीन उनकी बीवी गंगा दई और भांजे फटकू प्रसाद हाथ में लिए, माथे पर तिलक लगाए, पुल वाले मंदिर से लौटकर पीपल के नीचे आन बैठे। बंदगी ईदू खाला, भगवान दीन ने कहा। अलहमदु ने तस्बीह फेरते हुए हुंकारा भरा। चंद मिनट बाद जब उन्होंने अपना विर्द ख़त्म किया, भगवान दीन बोले, भैया बड़े संकट में हैं। ईदू खाला सुनिए, हमने अब तक किसी को बतलाया नहीं था, आप सुनिए। जिस रात ये गजब हवा, उससे 3 रोज़ पहले की बात है। ई भैंसन की सानी करत रही। सवेरे सवेरे बेगम साहब आन पहुँची। इनसे कहें, मालिन हमने सुना है
तुम साहब की मम्मी के लिए रोज सुबह मोगरे की माला बनाकर ले जाती थी और उनके लिए हर जुमे को मेहंदी पीसती थी। ई कहीं जिया कहीं हमारे लिए क्यों नहीं गूंथती हो हार और पीसती हो मेहंदी। ई कहीं जब हुक्म दीजिए बना देंगे। फिर हमसे कहीं क्यों माली ये कुआं कितना गहरा है। हम बतावा यहाँ बूटी उगत रही, हम पंचहोली के रोज बूटी पीत रहे। बड़ी बेगम साहब डरी, इके नशे में आकर हम लोग कुएं ही में छलांग ना लगा दें। उन्होंने इसके अंदर ढेर सारी मट्टी भरवा दी। बहू साहब पूछिन अब इस पे कोई गिरे तो ना डूबे। हम कहीं नरे नहीं बेगम साहब, थोड़ा हाथ पांव मारकर डोल की रस्सी पकड़ ले और तुरंत उसे ऊपर खींच ले तो काहे को डूबे। सब चुप रहे। हिंदू खाला भगवान दीन ने बात जारी रखी, भैया बड़े कष्ट में हैं, हमने मंदिर में उनकी खातिर हनुमान चालीसा शुरू करवा रखा है। वो तीनों उठे और सोख्ता के लिए प्रसाद का दोना पीपल के चबूतरे पर रखते हुए कच्ची बंगलिया की तरफ चले गए। अलमदू ने तस्बीह चूमकर आंखों से लगाई, कलाई में लपेटी, उठकर रविश पर बेचैनी से टहलने लगी। लीमू का एक पत्ता तोड़कर सूंघा, आगे बढ़ी, अमरूद के पेड़ को गौर से देखा, उसका एक पत्ता भी तोड़ा, वापस आकर अपने पत्थर पर टिक गई। सोख्ता महादेव जी के सामने आलती पालती मारे बैठे रहे। सोचती हुई आवाजें बोली, मुंशी जी हो, अल्लाह की शान देखो, फूल पत्ते दरख्त चरिंद परिंद सब लाखों बरस से वैसन है जैसे थे। लीमू है तो उसकी महक मज़ा वही, आम है, जामुन, करौंदा, भुट्टा, जो फल तरकारी चखो वही सिन। बस आदमजात खराब हो गया। मुंशी ने इस बात में सर हिलाया, दुनिया की कोई चूल्हे ठीक नहीं बैठती। क्यों मुंशी जी? हाँ हिंदूबाजी, दुनिया मुकाम इबरत है। आदमी अपने आप को अच्छे बुरे अल्फाज में, नेकोबद आमाल में, सुरों में ढाल लेता है, कभी बेसुरा हो जाता है। पूरी तरह कहाँ ढाल पाता है मुंशी जी? हमारे घर के पास इमामगंज में कब्रिस्तान है। हम जुमेरात के रोज़ अपने माँ बाप और खाविंद की कब्रों पर अगरबत्ती सुलगाने जाते थे और सोचते थे क्या कुछ ये सब कहते थे कि करेंगे, न कर पाए न कह पाए। एक बेरी हमने वहाँ एक मिट्टी की खाली हांडी पड़ी देखी तो सोचे मुंशी जी कि उसमें खाना पकाया, भाप निकल गई, खाना लोगों ने खाया, खाली हांडी धोधा कर रख दी। हमरे बाप इसी आस में जिए के इक्का बेचकर तांगा खरीद लेंगे, यही आरजू करते करते कब्र में जा लेते। हमरे शौहर 25 साल की उम्र में गुजर गए, हम 18 साल के थे। मुंशी जी जब बेवा हुए, हम 18 साल के थे मुंशी जी जब बेवा हुए, मेहनत मजूरी करके लड़कन को पाला, ब्याह किए। ए मुंशी जी, हमरे आंगन में अमरूद के पेड़ रहे, वो तो वैसे न, न उनकी खासियत बदली न महक। हमरे लड़के आदमजाद वो बदल गए, बहुओं ने लड़ लड़ कर हमको घर से निकाल दिया। बाजी वो सब याद करने से क्या फ़ायदा, जो बीत गई सो बीत गई। हम यहाँ पहुँचे, बेगम साहब की इतनी बरस खिदमत की, अब देखो इन मेम साहब के त्रिया चलित्र, अरे अगर डूब जाती उस रात, तौबा तौबा आख थू, खुदा न खास्ता भैया कोतवाली चबूतरा,
अल्लाह ताला ने बड़ी खैर की इमदू बाजी। कौन दुआ वजीफ़ा हमने छोड़ा है भैया, कौन दुआ वजीफ़ा हमने छोड़ा भैया की सलामती की खातिर। अल्लाह मियाँ लंगड़ी चूंटी की दुआ भी सुन लेते हैं। कल रात हमने एक अजीब ख्वाब देखा मुंशी जी, जैसे इस बाग में खूब तेज रोशनी हो रही है। बड़ की जड़ में मोगरा, चमेली, गुलाब तीनों निकले। तीनों जने ज़मीन पर बैठकर जैसे कुछ ढूंढने लगे तो केचुए उनके हाथों से चिपट गए। वो अपने हाथ झटके और केचुए उन्हें छोड़े नहीं। फिर उनके हाथ गायब, बड़ की जड़ें मौजूद। अरे फिर मुंशी जी वो तीनों खुद मोगरा, चमेली, गुलाब बन गए। अब जैसे हम वहीं खड़े थे, हम सोचा किए कि ये पहले मोगरा, चमेली, गुलाब थे या अब। बड़ी अकल चकराई मुंशी जी। हाँ, परेशानी का ख्वाब था इमदू बाजी। फिर ठंडी हवा चली और जंगल में सियार बोलने लगे। चंद लम्हों बाद गुफ्तगू का रुख मोड़ा। वो क्या किस्सा है कि कटकट्टू उजाड़े की रात सियार चिल्लात रहे। नवाब आसिफुद्दौला ने पूछा, ये क्या फरियाद करते हैं? उनके वजीर ने कहा, जनाब आली, इनको सर्दी लगती है। नवाब आसिफुद्दौला ने 700 दुशाले उन्हें उड़ाने के लिए भिजवा दिए। सर्द हवा का झोंका आया। अलमदू ने 2 सूती की चादर अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटी। मौसम बदलने लगा मुंशी जी। और देखो, मौसम भी हर बरस एक ही से आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। ये नहीं कि जाड़े में गर्मी पड़े, बरसात में जाड़ा। इमदू बाजी, 2-4 एटम बम और फटने दो। इमदू बाजी, 2-4 एटम बम और फटने दो, ऐसा भी हो जाएगा। भैया बता रहे थे कि अब मसूरी में गर्मी पड़ने लगी है। एक बड़ी स्मार्ट सी स्याह गर्दन वाली धोबन चिड़िया अपनी लंबी दुम को जुम्बिश देती घास पर चल रही थी। अलमदू उस पर नजर डालकर बोली, मुंशी जी हो, खरीचा पहाड़ से उतर आवा। जाड़े आ गए। झुकी झुकी बावर्ची खाने की तरफ रवाना हो गई। रेड रोज में सर्दियां बड़ी खुशगवार होती थीं। धूप पर तैरता कोहरा, दरख्तों पर दबी धुंध, फूलों पर सर्द मुंजमद बूंदें, सूरज की नई नई किरणों के हमरा हजारा संभाले कंटोप डांटे भगवान दिन फुलवारी के संग बढ़ते नजर आए। बाड़े में भैंस टकराती, चिड़ियों की चहकार शागिर्द पेशे की आवाज़ों पर गालिब आ जाती। चिड़ियों की चहकार शागिर्द पेशे की आवाज़ों पर गालिब आती। सोख्ता जाड़ों में भी सामने नदी पर जाकर स्नान करते थे। सूर्य नमस्कार के बाद वापस आते, पीपल के नीचे पूजा करने बैठते, उसके बाद अपनी बुर्जी में पहुंचते। ईदू उनके लिए चाय ले आता, प्याली हाथ में लेकर नील गाय और हरनों को चारा खिलाते निकल जाते। पहले मौक्किलों की आमद से दिन का आगाज़ होता था। अब रेड रोज़, गुले सुर्ख और लाल गुलाब की सरगर्मियाँ शुरू होती। रानी खेत से वापसी पर भी भैया के रोज़मर्रा के मामूलात में सरमू फर्क न आया था। ब्रेकफास्ट के बाद दफ्तर में आन बैठे। मुंशी सोख्ता, मिस छोटे लाल, मेराज अहमद, सारे सब एडिटर, प्रूफ रीडर, कातिब, आर्टिस्ट वक्त पर पहुंचते ही अपने अपने कामकाज में मशगूल हो जाते। ठीक 11 बजे ईदू चाय की बहुत बड़ी केतली उठाए अंदर आते। साथ उनके अलहमदू कश्ती संभाले। स्टाफ की मेज़ों पर चाय की प्यालियाँ रखती जाती। भैया अपनी नाकामियों और ज़ाती परेशानियों के बावजूद सबसे हंस हंस कर बातें करते।
खुशगप्पियाँ, मजाक, लतीफ़े, गुले सुर्ख और लाल गुलाब वालों के दरमियान नोक झोंक जारी रहती। प्लाईवुड वाले बरामदे में दोनों के एडिटर आमने सामने बैठते थे। लाल गुलाब के संपादक दरियाफ्त करते, क्यों साहब, इस शब्द का अनुवाद किस प्रकार किया जावे? मुदीरे गुले सुर्ख मुस्कुराकर जवाब देते, लिख दीजिए जो सूझ रहा है। वाह, आपने क्या बेजोड़ बात कही। बेजोड़ तो अनमल बेजोड़ है। बेमिसाल के मानों में लिल्लाह ना इस्तेमाल कीजिएगा। संपादक कहते, साहब हमारे मुहावरे अलग, आपके अलग। मुदीरे आला अपनी मेज़ पर से आवाज़ देते, मिल बांट कर खाओ भाई, मिल बांट के। अंदर बेला का दिन उकताहट और डिप्रेशन शुरू होता। अंदर बेला का दिन उकताहट और डिप्रेशन से शुरू होता। नर्सरी का फर्नीचर पिछले बरामदे में पड़ा था, उसे देख देख कर रोती। फिर जनाना रिसालों में खाने की तरकीबें पढ़ने बैठ जाती। पलंग पर लेटी रहती या कोई कमरा असर नौ सजाना शुरू कर देती। वो इतवार की अबर आलूद सुबह थी। कब्बर बेड टी पीने के बाद फौरन तैयार हुए। कोई रूसी वफद नई दिल्ली से आ रहा था। उसके खैर मकदम के लिए एयरपोर्ट चले गए। बेला अपने वक्त पर बिस्तर से उठी। पहाड़ सा दिन काटने को पड़ा था। नाश्ते के बाद सोचती रही, आज क्या करें। अलहमदू को आवाज़ दी, वो आई। बैरे को बुला कर लाओ, उन्होंने हुक्म दिया। ईदू झाड़ पोंछ कर रहे थे। झाड़न कंधे पर फेंकते हुए वो भी नमूदार हुए। बेला ने कुंजियों का मोटा गुच्छा संभाला। बंगाली कहानियों पर मबनी पिक्चरों में बहुत देखा था कि घर की बहू कुंजियों का गुच्छा आंचल के कोने से बांधे रहती है। बेला बंगाली तर्ज की साड़ी नहीं पहनती थी, लेकिन मिल्कियत के राहत बख्श एहसास के साथ चाबियां छनकाती, शरद चंद्र बोस की किसी हीरोइन की तरह सहज सहज चलती बाहर गईं। बैरूनी बरामदे के दोनों तरफ दो बुर्जी नुमा कुशादा कमरे बने हुए थे। एक में साल से सोख्ता क़याम पसीर थे। वो हर 15वें दिन जुमे या सनीचर की शाम बस पकड़कर 2 घंटे सफ़र के बाद अपने गांव पहुंचते थे, जहां उनके आबाई कच्चे मकान में उनकी बीवी, 2 विधवा भावजें, एक विधवा बहन माँ अपने बच्चों के रहती थी। मुंशी जी को कोई लड़का नहीं था, 3 लड़कियां थीं, जिनकी शादी ब्याह के फर्ज से सुबकदोश हो चुके थे। इतवार की शाम पाबंदी से कोठी पर वापस पहुंच जाते और हमेशा गांव की कोई ना कोई सौगात लेकर आते। गुड़, हरे बोंट, सिंगाड़े। रात को अपने कमरे में बैठे देर तक पढ़ा करते। दूसरे बुर्जीनुमा कमरे में बिट्टू बेगम मरहुमा ने घर का फालतू सामान बंद कर रखा था। ऐसी चीज़ें जो कभी कभी इस्तेमाल में आती थीं, चांदनियाँ, गाँव तकिए, मेहमानों के लिए लिहाफ तोशक। मर्दाना गेस्ट रूम माँ बाथरूम तीसरे बरामदे के सिरे पर वाक़ था। जनाना गेस्ट रूम अंदर था। बेला ने बुर्जी का ताला खोला, अंदर जाकर सामान का जायज़ा लिया। ईदू और अलहमदू को पुकारा और चीज़ें उठवाना शुरू की। कहाँ रखवाइएगा? ईदू ने पूछा। वो जो कमरा हमारे बेडरूम के बाजू में है, जिसे तुम लोग जनाना मेहमान कमरा बोलते हो, उसके बराबर हमने किचन बनवाया है। हम उसमें नर्सरी। आंसू पीकर कहा, अब हम उसका ब्रेकफास्ट रूम बनाएंगे। ये कमरा बेकार पड़ा है, इसे हम लेडीज़ गेस्ट रूम किए देते हैं। बड़े मेहमान लोग यहाँ कहाँ रहेंगे बरसाती के पास,
और बाथरूम कहाँ जाएंगी? अलहमदू ने नाक पर उंगली रखकर सवाल किया। मुंशी जी किधर जाते हैं? वो तो हम लोगों की तरफ चले जाते हैं। मेहमान बीवियों को आप क्या उधर भेजिएगा? देखा जाएगा। यहाँ कौन सी गेस्ट, माफ़ कीजिएगा, देखा जाएगा यहाँ कौन सी हाउस गेस्ट लोगों का तांता बंधा है। मेरे होते तो कोई चुईया भी मेहमान नहीं आई। बेगम साहब के ज़माने में तो बराबर आती थी, एक से एक लेडी लोग, विलायत तलक से आती थी। सुनो अलहमदू, मुझसे बहस मत करो। जो मैं हुक्म दूँ खामोशी से करती जाओ। ये नमकदान उठाओ, मांझ कर डाइनिंग टेबल पर रख दो। अलहमदू दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखकर हंसी। ये नमकदान नहीं बेगम साहब, कलमदान है, चांदी का। खैर होगा। और ये ऐसे खूबसूरत गुलदान भी यहाँ पड़े। उगालदान है बहू साहब। वो झल्ला गई। ईदू से कहा, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये सारे लिहाफ गद्दे उठाकर हमारे बेडरूम के बराबर वाले कमरे में रखाओ। चलो। मास्टर बेडरूम और जराना मेहमान कमरे का दरमियानी कमरा बिट्टू बेगम मरहुमा का ड्रेसिंग रूम था। अलहमदू पीछे पीछे गई। बहू साहब, ये बेगम साहब का जामे खाना है, इसे गोदाम ना बनाइए। जो मैं कह रही हूँ करो। सुना? अलहमदू ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अरे पहले कोठियों में रहना तो सीखिए, फिर हुक्म चलाइए। बेला इस गुस्ताखी पर सन्नाटे में आ गई। पैर पटक कर चीखी, निकल जाओ इसी वक्त, फौरन। पहली तारीख को आकर हिसाब कर लेना। अलहमदू ने कमर पर हाथ रखकर सद आवाज में कहा, चले भी जाएंगे। काला मुंह करो, गेट आउट। चुपचाप अलहमदू और ईदू ने लिहाफ, तोशक, गाँव तकिए बाहर से लाला कर ड्रेसिंग रूम में रखे। काम ख़त्म करके अलहमदू ने हाथ झाड़े और माथे पर 3 उंगलियां ले जाकर कहा, अच्छा सलाम बहू साहब, बूढ़ सुहागन हो जाइए, गेट आउट। ईदू सख्ते के आलम में खड़े रहे। अलहमदू रिमझिम आंसू बहाती कोठरू की तरफ रवाना हो गई। अपनी कोठरी में जाकर असबाब बांधना शुरू किया। सारे मुलाजमीन और उनके बच्चे उनके आसपास जमा हो गए। बेला पिछले बरामदे में नमूदार हुई। ईदू को आवाज़ दी, बहरा। वो हमेशा ईदू को बहरा ही पुकारती थी। आया के सामान की तलाशी लो। सब चुप रहे। ईदू भी टस से मस न हुए। आइए आप खुद देख लीजिए, अलहमदू ने ललकारा। अरे इमदू बाजी, यूँ तो बग झिक कर चुप हो जाइए। कहाँ जा तो? यूँ तो अब भी साहब का हमारे दौड़त है। इनकी भली चलाई, भगवान दीन ने ऐसा समझाया। बेला आन पहुंची। अलहमदू दोनों बक्स घसीट कर क्वार्टर के बरामदे में लाई। एक एक कपड़ा झाड़ कर उन्हें दिखलाया। बेगम साहब मरहुमा के दिए हुए पुराने गरारे, दुपट्टे, कमीज़ें, स्वेटर, शालें, ये सब जन्नत से धारने वाली ने हमें दिया था। हमने कुछ चुराया नहीं है। बाकी हमारी चांदी की चूड़ियाँ हैं, बालियाँ, और ये सोने की 2 चूड़ियाँ बेगम साहब ने बनवा दी थी जब अल्लाह रखे भैया यूनिवर्सिटी पास हुए थे। अच्छा ठीक है। बेला ज़रा नादिम सी वापस गई। अलहमदू ने सारा असासा फर्श पर बिखेर दिया था। बड़े संदूक की तह में बिछा अखबार उठाना याद नहीं रहा, जिसके नीचे निकाहनामे का सरबा मुहर लिफाफा पोशीदा था। शादी के बाद ऐसे ताबड़तोड़ खौफनाक वाक़यात पेश आए थे कि वो लिफाफा मुंशी जी या भैया के हवाले करना ही भूल गई थी। चलते वक्त भी उनके जहन से उतरा ही रहा।
अब कहाँ जाओगी, रमजानी ने पूछा। इमामगंज ही जावेंगे, और कहाँ जावेंगे। भैया को आ जाने दो हिंदू खाला, ऐसा गजब ना करो। नहीं फटकू, हमरा दिल टूट गया। हमरे सामान की तलाशी ली, अब हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। अच्छा, मुंशी जी को तो आ जाने दो। जब उन्होंने कहा है गेट आउट गेट आउट, तो अब यहाँ रुककर अपनी और बेइज्जती करवाएं इस बुढ़ापे में। जा भैया फटकू, मेरे लिए रिक्शा तो ले आ बस अड्डे के लिए। जा मेरे बच्चे। ठहरो हिंदू बाजी, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारा पता तो भैया को मालूम होगा, वो ज़रूर वापस बुलवा लेंगे। चलो तुमको बस्ता तक छोड़ावें। रमजानी ने हथेली से आंखों की नमी पोंछते हुए कहा। मुंशी सोख्ता उस रोज़ दम ही बाबा नीम चमेली मुंशी सोख्ता उस रोज़ सुबह दम ही बाबा नीम चमेली के दर्शन के लिए बालागंज चले गए थे। 2 साइकिल रिक्शा रमजानी अलहमदू और उनके असबाब को लादे रेड रोज़ के एक फाटक से बाहर निकले। 15-20 मिनट बाद मुंशी सोख्ता दूसरे फाटक से दाखिल हुए। तो ये थी आज की 5वीं किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।